नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नशा में। मैं हूं नीलू व्यास और आप देख रहे हैं हमारा राजनीतिक विश्लेषण, जो मैं आपके लिए समय समय पर लेकर आती हूं और अहम मुद्दों पर लेकर आती हूं। आज बात करते हैं मोदी जी की एक योजना पर, जिस योजना को उन्होंने कोविड के दौरान शुरू किया था, और ये कहते हुए कि जो लोग खाना पीना जिनको नसीब नहीं हो रहा है, तो उनको सरकार मुफ्त का राशन देगी। अब ये स्कीम बहुत अच्छे और बहुत नेक सोच के जरिए किया गया था, लेकिन अब उसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। और पिछले कोविड 2020 में आया था और इस समय 2023 है, अभी तक उस योजना को खत्म नहीं किया गया है, और उससे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार चुनावी लाभ निकालने की कोशिश कर रही है। अभी दुर्ग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दुर्ग इलाके में थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटने की जो योजना थी, वो अगले 5 सालों तक बढ़ाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 सालों तक ये योजना बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो मोदी जी की आर्थिक नीतियां हैं, वो काम शायद नहीं कर रही हैं। उनको ये पता है कि वो चुनाव हारने वाले हैं, और इस वजह से उनको मजबूरीवश इस तरीके की योजना का एक्सटेंशन करना पड़ा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके बीच में मैं रखूंगी और अपने मेहमान के साथ भी डिस्कस करूंगी कि क्या मोदी जी हताश और निराश हो चुके हैं। उनको ये पता है कि चुनाव जीतना है अगर, तो अगर जब तक इस तरीके की वो रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, जिन रेवड़ियों के खिलाफ वो अभी तक बोल रहे थे, उनकी सरकार बोल रही थी, तो अब उनको इसका सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा ये कि मोदी जी का इस बात को कहना कि 80 करोड़ जो घर हैं उनको हम मुफ्त में राशन बांटेंगे अगले 5 साल तक, इसका मतलब ये है कि मोदी जी गरीबी को मजबूत करना चाहते हैं, गरीबी हटाना नहीं चाहते, गरीबी को ऐसा लगता है कि मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आंकड़ों की बात है कि कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए, कितने नीचे गए, तो जाहिर सी बात है कि जो आंकड़ों का खेल है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे राशन योजना से एक्सपोज हो रहा है। सरकार चाहे जो भी कहे कि देखिए हमने इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन गरीबी से लोग बाहर नहीं निकले हैं, और इसी वजह से सरकार ने इस स्कीम को अगले 5 सालों तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरी एक चीज है, अभी हाल में आपने देखा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था, जिसमें भारत का जो स्थान था, वो भारत 125 में से 111वें स्थान पर थी। उस समय याद होगा आपको, स्मृति ईरानी ने कितना एक हास्यास्पद स्टेटमेंट दिया था कि देखिए ये तो जैसे गैलप कॉल्स होती हैं, उस तरीके का गैलप सर्वे होता है, और अगर मैंने दोपहर दिन भर से कुछ नहीं खाया तो मैं भी यही कहूंगी कि भूखी हूं। और इस तरीके की का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इस बात को लेकर स्मृति ईरानी ने ये कहा था, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को डिसमिस कर दिया। लेकिन अगर मोदी जी इस बात को ये कह रहे हैं कि 5 सालों तक राशन योजना को लागू किया जाएगा अगले 5 साल तक, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी कहीं ना कहीं इस बात को अपने आप से मान रहे हैं कि भुखमरी देश में है, देश में गरीबी भी है, तो फिर उनकी आर्थिक नीति का क्या होगा। हर चीज का खुलासा एक तरीके से इस राशन योजना जिसको बढ़ाया गया वो करती है, कि यानी कि मोदी जी की हर चीज, हर स्कीम फेल होती हुई नजर आ रही है, और अब उनको केवल और केवल ऐसा लगता है कि सहारा इस फ्री राशन स्कीम से। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय विवेक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन न्यूज नशा, और ये आपका पहला अपीयरेंस है, और एंड आई होप टू सी यू मोर ऑफन ऑन न्यूज नशा। और विवेक का जो पहला सवाल है वो यही है कि आखिर ये जो राशन योजना अगले 5 सालों तक बढ़ाई है, इसके पीछे का मकसद आपको क्या लगता है? अनम्यूट कर लीजिएगा जी। हाँ जी, जी नीलू, धन्यवाद मुझे न्यूज़ नशा के इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपने लगभग बहुत सारी बातें पहले कह दी है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो आपने बता दिया है। इसमें स्पष्ट ये तो है कि ये पूरा राजनीतिक एक अनाउंसमेंट है। हम उसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें भी, अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में देखें, तो उसके बहुत अलग-अलग मतलब निकाले जा सकते हैं, जो खुद मोदी जी की नीतियों को एक्सपोज कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ नतीजे उसमें से बाहर आएंगे अगर हम इसका इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है कि जब वो किसी चुनाव की रैली में जाते हैं और वहां पर ये इस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्या वो कर सकते हैं इस तरह का अनाउंसमेंट? वो भले ही स्टेट का चुनाव हो और ये स्कीम सेंटर की हो, क्या वो इस तरह का अनाउंसमेंट कर सकते हैं?
इस तरह की इजाजत क्या इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के जो भी रूल्स है, इस तरह की इजाजत उन्हें देते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उससे चुनाव, देखिए अगर ये स्कीम, ऐसा तो नहीं सेंटर की स्कीम है, लेकिन स्कीम तो सबके लिए है, सारे स्टेट्स के लिए है। तो जिन स्टेट्स में ये चुनाव है, उन स्टेट्स के तथाकथित गरीबों के लिए भी ये स्कीम है। तो आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहाँ से, मतलब ये इस तरह का निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता। आप तो स्पष्ट है कि आप उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इस तरह का अनाउंसमेंट इलेक्शन रैली के बीच में आप जब करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इट शुड कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट। वेदर इट डज, आई डोंट नो, तो ये देखना पड़ेगा। केवल सेंटर की स्कीम है तो वो सेंटर की स्कीम के बारे में अनाउंस कर सकते हैं, इस तरह का कोई अलबाया अगर वो देते हैं तो बात अलग है। लेकिन जहां तक वो स्कीम सारे स्टेट्स को लागू होने की बात है, ये मेरे दृष्टि से इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होना चाहिए। उसकी उसकी भी एक तब्दीश होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, वो आपने जैसे कहा कि वो कोविड के दरमियान इस स्कीम को अनाउंस किया था, अच्छी बात थी, क्योंकि उस समय उस स्कीम की जरूरत थी। 2 स्कीम्स ऐसी कम से कम यूपीए सरकार की थी जिसके ऊपर मोदी जी ने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी। उसमें एक एमजीआरई जी है, और वो दूसरी ये स्कीम है जो जिसको हम फूड सिक्योरिटी स्कीम के नाम से जानते हैं। दोनों स्कीम्स को उन्होंने बहुत हेवीली क्रिटिसाइज किया था, और दोनों स्कीम्स जब वो सत्ता पर आए, दोनों स्कीम्स को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। तो ये जो एक हिपोक्रेसी है मोदी जी की, वो 2014 में ही एक्सपोज हो गई थी। उसके बाद इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में मुझे याद है कि जब कांग्रेस रूल था, उस समय कांग्रेस के एक मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, नारायण राणे ही थे जो आज अभी बीजेपी में है, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, कांग्रेस ने 80% लोगों को मुफ्त में खाना दिया, और क्या एक सरकार कर सकती है। तो मैंने उस समय उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर आप 80 करोड़ जनता को आपको आज भी मुफ्त में खाना खिलाना पड़ता है, इसका मतलब वो इस काबिल नहीं है कि वो अपना खाना खुद कमा सके, जो कि बेसिक नीड्स में आता है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर अपनी रोटी खुद नहीं कमा सकता है वो, तो आपने इतने 50-60 साल से कांग्रेस का राज था, तो आपने उनको अभी तक इस हालत में क्यों रखा है कि वो खुद का खाना खुद कमा कर नहीं खा सकते। तो उसके ऊपर वो कुछ बोल नहीं पाए। वही बात अभी मोदी सरकार को भी लागू होती है। आपने इस स्कीम को क्रिटिसाइज किया था, और अब जब आप सत्ता में आए तो आप इस स्कीम को और बढ़ा रहे हैं। मतलब आप गरीबों की संख्या बढ़ी है आपके 10 साल के इस राज में, और आप चाहते हैं कि गरीबों की संख्या बनी रहे। आप अपेक्षाएं करते हैं कि गरीबों की संख्या बनी रहेगी, बढ़ेगी, इसलिए आप आने वाले 5 साल के लिए भी उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं। इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहे आने वाले 5 साल तक, ताकि हमारी दी हुई एक भीख पर लोग जिंदा रहे और वो हमको वोट करते रहे। इस तरह का एक स्कीम इसमें मुझे दिखता है। जहां तक इस स्कीम का सवाल है, ये मैं तो एक पैनल डिस्कशन में बीजेपी के एक प्रवक्ता तो ये भी कह रहे थे, मैंने उनसे जब ये कहा कि भाई आप इतने 80% लोग इस देश के अगर आज भी भूखे हैं, तो आप किस मर्ज की दवा है? आपका जो 10 साल की सरकार जो उसने क्या किया उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए? तो वो कहे कि नहीं, ऐसा है कि ये खाना तो दिया जाता है मुफ्त में, लेकिन ये सबको पता है कि सबको इसकी जरूरत नहीं है, फिर आप क्यों देते हैं? मतलब बाहर ओपन मार्केट में लोग ये खाना सरकारी स्कीम से खरीदते हैं और ओपन मार्केट में बेचते हैं, इस तरह की बात भी उन्होंने कही। तो ये अगर रियलिटी है, तो आप फिर ये जो सारा पब्लिक मनी है, एक्चुअली आपका रिकॉर्ड तो ये होना चाहिए था, जब 2014 में आप सत्ता में आए, उस समय जो 80 करोड़ जनता को अगर मुफ्त में खाना खिलाया जाता था, उस समय शायद वो संख्या कम थी। तो आपने तो दुनिया को ये दिखाना चाहिए था 2023 आते आते कि देखिए 80 करोड़ जनता को एक समय मुफ्त खाना खिलाना पड़ता था, आज वो संख्या हमने 50 करोड़ पर लाई है, आज वो संख्या हमने 40 करोड़ पर लाई है। ये आपका अचीवमेंट होता। आप दुनिया के सामने इस फिगर को अगर लाते तो कुछ बात बनती। आप 60 करोड़ के 80 करोड़ बना रहे हैं, और अभी आने वाले 5 सालों में हो सकता है ये जो 80 करोड़ है इसके 100 करोड़ बन जाए। फिर आपने किया क्या है गरीबों के लिए? खुद मोदी इस भाषण में, जिस भाषण का आपने जिक्र किया, उसमें वो कह रहे हैं कि ये किसी भी तरह से कोई भी इस देश का गरीब भूखा नहीं रहेगा। मतलब आप कबूल करते हैं कि इतने सारे लोग गरीब हैं और भूखे
रहेंगे अगर आप उनको मुफ्त में खाना नहीं खिलाएंगे? फिर उनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए आपने क्या किया? ये सवाल उनको पूछा जा सकता है। और ये इस तरह की स्कीम्स को बंद करने का किसी भी सरकार का अंतिम उद्देश्य, अंतिम ध्येय ये होना चाहिए कि ये स्कीम बंद हो ताकि लोग अपने बलबूते पर अपना जीवन खुद जी सके। लेकिन आप है कि आप दूसरी तीसरी बात यह है कि रेवड़ी की बात जब आप करते हैं, दूसरों को रेवड़ी, आपको पता है कि इतने सारे लोगों को मुफ्त खाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनको मुफ्त खाना दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप रेवड़ी बांट रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं वो आप कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर विवेक, लेकिन इसको पॉलिटिकली कैसे देखा जाए? पॉलिटिकली क्या ये चीज बिल्कुल साबित नहीं हो जाती कि मोदी जी बिल्कुल फेल हो चुके हैं, उनकी हर आर्थिक जो नीति है वो कामयाब नहीं हुई है, और केवल उनके पास सहारा अब लोगों का मन जीतने के, अगर जीतना है तो फिर उनको फ्री राशन बांटना मोदी जी की मजबूरी हो गया है? जी, मैं दूसरे दृष्टि से भी जब इसको देखता हूँ, जब मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं, हमने देखा है कि कई सारे बड़े उद्योगपति जो है वो इस देश के लाखों करोड़ों रुपए लेकर इस देश को छोड़कर भाग गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं। 2014 में मोदी जी ने लोगों को ये वचन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो एक एक पाई का काले पैसे का हिसाब होगा और जिन लोगों ने काला पैसा जमाया है उसको उसका हिसाब देना पड़ेगा। हुआ एकदम ही उल्टा है। पिछले 10 साल में जितना पैसा इस देश के पब्लिक सेक्टर बैंकों से लूटा गया है और लूट कर इस देश को छोड़कर लोग भाग गए हैं, उसमें से कई लोग तो मोदी जी के मित्र है। ऐसा खुद मोदी जी के भाषणों में उनको भाई और इस तरह की संबोधनों से उनको पुकारा गया। तो मोदी जी शायद ये चाहते हैं कि इन अमीरों के साथ में उनका जो रिश्ता बताया जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज उनको क्रिटिसाइज करती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मोदी जी ऐसे स्कीमों का फायदा लेना चाहते हैं जिसमें जो आर्थिक स्तर निचले स्तर पर जो लोग बैठे हैं उनको इस तरह के कुछ रेवड़ियां वो बांट दे ताकि वो लोग इस बात की चिंता ही ना करें कि अदानी क्या कर रहे हैं और मेहुल भाई क्या कर रहे हैं और ये तथाकथित सारे जो मोदी जी के मित्र हैं वो पैसा लेकर इस देश का भाग गए, तो हमें क्या लेना देना है? अगर मोदी जी हमारा पेट मुफ्त में भर रहे तो हमें क्या फर्क पड़ता है? इस तरह की एक सोच उस स्तर के अपने वोटरों के बीच में बनाने की ये कवायद है, ऐसा मुझे लगता है नीलू। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या मोदी जी ने गरीबी और भुखमरी को देश में बढ़ाया नहीं है? वो बोले चाहे जितना भी क्रेडिट ले ले कि भाई देखिए हमने 70 सालों में जो देश में काम नहीं हुआ वो हमने किया है, लेकिन अगर मोदी जी का कार्यकाल देखा जाए और पिछले 9 सालों का अगर कार्यकाल अगर देखा जाए और खासकर जो पिछले 2-3 सालों में और कोविड के बाद जिस तरीके से भुखमरी बढ़ी है, तो और क्योंकि ये सरकार आंकड़े भी छुपाती है, आंकड़ों की असलियत कहीं सामने आती नहीं है, चाहे वो बीपीएल का आंकड़ा हो, चाहे कोई भी आंकड़ा हो, हर आंकड़े को छुपाया जाता है, हर इंटरनेशनल रिपोर्ट को डिसमिस करती है सरकार। तो ऐसे में क्या कहा जाए? क्या हम ये मान लें कि ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है इस बात का कि मोदी जी ने गरीबी और भुखमरी को और मजबूत किया है भारत में, और इसको इस बात को अब लोगों के बीच में रखने की जरूरत है? जी नहीं, अगर वो जो कह रहे हैं खुद उसको अगर प्रमाण मान लिया जाए तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इतने 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में खाना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनको खाना नहीं खिलाते तो वो भूखे रह जाएंगे। अगर इस तरह की बात आप खुद कह रहे हैं तो आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि वो मतलब इतनी बड़ी तादाद में आज भी इस देश में गरीब है। तो जब आप ये कहते हैं कि इस देश की इकोनॉमी आज दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनी है, तो ये सारा जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है तो वो कहाँ गया? सवाल ये है उस वेल्थ का क्या हुआ? क्या वो वेल्थ सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में आपने दे दी है और बाकी जो इतना बड़ा तबका है जिनको आप मुफ्त में खाना खिलाते हैं वो इस स्थिति में है कि आपको उनको मुफ्त में खाना खिलाना पड़ रहा है? तो आपने किया क्या? मैं ये नहीं कहूंगा कि आज इतनी भूखमरी है। मैंने पहले जैसे कहा कि इतने जो लोग हैं 80 करोड़, सारों को मुफ्त में खाना खिलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो इस स्थिति में इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है, ये झूठ है। ये इन्होंने ये रेवड़ी बांटने का काम है।
मुझे नहीं लगता कि 30-40 करोड़ से ज्यादा लोग होंगे जिनको इस तरह की जरूरत होगी। तो ये ज्यादातर लोग एक चीज और भी है कि अगर आप सारे राज्यों में और खासकर अगर चुनावी राज्य में देखें तो इस समय सभी रेवड़ी बांट रहे हैं, कांग्रेस भी रेवड़ी बांट रही है, बीजेपी भी रेवड़ी बांट रही है। तो ये जो रेवड़ी बांटने का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो ये चलन हो गया है और उसके बेसिस पे नैरेटिव बनाना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जरूरी हो गया है, क्या वो एक बड़ी कंपल्शन है मोदी जी के को ये कदम उठाना पड़ा? उन्होंने सोचा कि चलो राज्यों में तो चुनाव है ही, वहां पे तो फायदा उठाओ और साथ में राशन योजना का अनाउंसमेंट करके हम लोकसभा के चुनाव भी जीत लेंगे। क्या ये इनकी मजबूरी वश उन्होंने ये किया है? देखो ये स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि ये पूरा डिसीजन पॉलिटिकल है। जैसा मैंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है कि जिनको आपको मुफ्त में खाना खिलाना पड़े, ये नहीं है। आप ज्यादातर लोगों को ये मुफ्त में खाना एक ब्राइब के तौर पर दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही, आपके लोग खुद ही कहते हैं, दबे आवाज में कहते हैं या फिर कभी कभी ओपनली कहते हैं कि ये लोग मुफ्त में खाना सरकार से लेते हैं और ओपन मार्केट में बेच देते हैं। ये आप खुद भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब जब वो ओपन मार्केट में बेचते हैं ज्यादा भाव देकर लेकर, इसका मतलब उनको इसकी जरूरत नहीं है। ये भी है। मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार ने गरीबों की संख्या बढ़ाई है, ऐसा कहने के बजाय मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार ने अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है उसको और बड़ा किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनको सरकार अगर खाना ना दे तो वो भूखों मर जाए, इस तरह की लोगों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ी है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि जो अमीर और गरीब है इस देश में, उनके बीच में जो खाई है वो बहुत बड़े तादाद पर, बहुत बड़े स्केल पर मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ी है। तो उस दृष्टि से जो इम्पॉवरिशमेंट है वो एक बहुत ही कॉग्निजेबल लेवल पर चला गया है। अगर मेरी 10 साल पहले मेरी आय अगर 1 लाख रुपए सालाना थी और वो मेरी आय अगर 10 साल में सिर्फ 1,25,000 तक पहुंची या फिर 1.5 लाख तक पहुंची है, लेकिन किसी अदानी का इनकम जो है वो 10 साल में 100 गुना, 200 गुना, 200%, 300% बढ़ा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि आम नागरिक के कॉस्ट पर आप कुछ गिने चुने लोगों की आय बढ़ाने में लगे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट है। आम लोगों को सिर्फ आप रेवड़ी बांट के, बस आपको फुकट में मिल रहा है ना, आप बिल्कुल शांत रहिए, आप एंजॉय करिए, आपको हम घर में लाकर खाना दे देंगे और आपको क्या चाहिए, इस तरह का एक पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड मोदी सरकार का है, ऐसा मुझे लगता है। एक जो आपने शब्द कहा कि ये एक पैट्रोनाइजिंग माइंडसेट है सरकार का, क्या सरकार चाहती है कि इस तरीके से राशन बांटो, लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बना दो ताकि लोग अपने हकों की बात करें ही ना, लोग ये सोचे कि अरे भाई मोदी जी का हम नमक खा रहे हैं, हमें हक की बात करनी नहीं चाहिए? क्या इस माइंडसेट को आपको लगता है कि मोदी जी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और राशन स्कीम क्या इसी और देश को लेकर जाएगी? जी, क्या है, मोदी जी का एक है, मोदी जी को ये लगता है कि वो इतने पॉपुलर है कि वो कुछ भी कर ले, लोग उस बात को सराखों पर रखेंगे। वो कुछ भी गलत, वो अदानी को इस देश के सारे पोर्ट दे दे, इस देश के सारे एयरपोर्ट दे दे, और बहुत ऑब्वियसली लोग ये देख पा रहे हैं कि अदानी की संपत्ति जिस स्केल से बढ़ी है, जिस स्केल पे बढ़ी है, लोग ऑब्वियसली देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसके बावजूद मोदी जी को ये पता है कि लोग ये देखते हैं, उसके बावजूद भी उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो ये मानते हैं कि मेरे नाम का और मेरा जादू लोगों पर इस तरह से है कि मैं कुछ भी करूं, लोग मेरे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। मैं लोगों में उतना ही लोकप्रिय आज भी हूं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो अपने सारे जो गलत काम है वो इसकी आड़ में वो करते रहते हैं, इस पॉपुलैरिटी की आड़ में वो करते रहते हैं, लेकिन उसका भी एक शेल्फ वैल्यू रहता है। देखिए जो फ्री राशन वाली स्कीम है, ये मोदी जी ने इन्वेंट नहीं की है, ये तो इस देश में कई दशकों से चल रही है, कांग्रेस के जमाने से ये चल रही है। तो एक वक्त तो ऐसा आया ही कि जब कांग्रेस को भी लोगों ने उठाकर बाहर कर दिया सत्ता से, उस समय भी ये स्कीम चल रही थी। उस समय लोगों ने ये नहीं सोचा कि कांग्रेस सरकार तो हमें मुफ्त में खाना खिलाती है, तो हम उनको सत्ता से खारिज क्यों करें, इस तरह की बात उस समय लोगों ने सोची नहीं। लोग जब मन बना लेते हैं तो आप चाहे कितनी भी रेवड़ियां बांटे, आप उनको मानसिक गुलाम तब तक ही बना सकते हैं जब तक वो खुद चाहे लोग कि हम आपके साथ है। जब लोग ये अपना निर्णय ले लेते हैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कि ये अभी हमको
इनको सत्ता से खारिज करना है तो आप चाहे कितनी भी रेवड़ियां बांटे, वो आपको सत्ता से खारिज कर देते हैं, आपका शेल्फ लाइफ वो खत्म कर देते हैं। हो सकता है कि 2024 में जिस तरह का सक्सेस मोदी जी अपने आप के लिए और अपने पार्टी के लिए चाहते हैं, उस तरह का सक्सेस उनको न मिले, इसलिए कि शायद लोगों ने अपना मन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी नीलू विवेक, लेकिन एक चीज और भी है, अगर इस पूरे अनाउंसमेंट को मोदी जी के अगर इससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जोड़ के देखा जाए, और खासकर मैं बार बार स्मृति ईरानी के उस स्टेटमेंट को याद करती हूँ जिसमें कि उन्होंने बहुत ही हिलेरियस ढंग से ये कहा कि अरे जैसे गैलप पोल्स होते हैं उस तरीके से लोगों को कॉल करके और ये पूछा जाता है कि वो भूखे हैं या नहीं भूखे हैं। अब मोदी जी का ये अनाउंसमेंट, स्मृति ईरानी का वो अगर आप स्टेटमेंट को जक्स्टापोज करें तो क्या कहेंगे कि ये जो राशन योजना है ये भुखमरी के टर्म्स में कैसे ट्रांसलेट करेगी? जी अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ। देखिए, जो भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आंकड़े हैं, आप खुद ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 80% लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की जरूरत है, आप खुद ही तो कह रहे हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं और दूसरी तरफ आपकी मिनिस्टर कहती है कि ये जो आंकड़ा है वो झूठा है। वो अगर झूठा है तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को आपको मुफ्त में खाना क्यों खिलाना पड़ रहा है? आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? तो आप ऐसा है कि जब कन्वीनियंट हो, जब आपको जो कन्वीनियंट हो वो आप बोलते हैं। आपके दो स्टैंड्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, उसमें कोई लॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं रहती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आपको आपके हिसाब से भारत के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है, भारत के अगेंस्ट में, तो फिर आपको इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खाना क्यों खिलाना पड़ रहा है? आप खुद ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक्शन से। या तो फिर वो सच है या फिर ये सच है। दोनों सच नहीं हो सकते, दोनों झूठ नहीं हो सकते। एक सच और एक झूठ होगा। अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स झूठ है तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके यहाँ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की जरूरत नहीं है और आप रेवड़ी बांट रहे हैं। उसका स्पष्ट अर्थ यह है। तो ये इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बातें मोदी सरकार की तरफ से 2014 से हमने कई देखी है, ये पहली बार नहीं है। नीलू, अब अंत में क्या कहेंगे कि मोदी जी का ये अनाउंसमेंट, और आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि राशन योजना बढ़ा दी गई है 5 साल के लिए मोदी जी द्वारा? जैसे मैंने पहले कहा नीलू कि एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों ने इस तरह की कोई भी स्कीम को तवज्जो न देते हुए कांग्रेस को सत्ता से खारिज किया। ये स्कीम कांग्रेस की है। कांग्रेस ने इस तरह की कई स्कीम्स जो आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाली, उसको बेनिफिट देने वाली ऐसी कई स्कीम्स कांग्रेस की सरकार ने लाई। जितनी स्कीम्स कांग्रेस की सरकार ने लाई उतनी स्कीम्स बीजेपी की सरकार ने नहीं लाई। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इतना फंडामेंटल एक शिफ्ट था, मतलब पीपल्स राइट ओवर देयर फॉरेस्ट, इस दृष्टि से इतना बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट था सरकार के पॉलिसी में, जिसका फायदा लाखों करोड़ों आदिवासियों को हुआ। उसके बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह कांग्रेस को सेटबैक मिला 2014 में। तो आप ये ना समझे कि आप एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं तो वो आपको सदियों तक वो वोट करते रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एक वक्त जब लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कम वोट में इस बार इनको नहीं चुन के देना है, ऐसा अगर लोगों ने सोच लिया है तो आपके इस अनाउंसमेंट का आपके पोल प्रोस्पेक्ट्स पर कोई पॉजिटिव फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि लोगों ने क्या अपना मन बना दिया है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल बस चलते चलते आपसे पूछूंगी, बहुत ब्रीफ में, जिसका मुझे आंसर चाहिए, कि क्या इस राशन योजना ने मोदी जी की पोल खोल दी है, और मोदी जी जिस तरीके से देश चला रहे हैं वो पोल भी खुल गई है? तो बहुत मामले में खुली है जी। जैसे मैंने कहा कि एमएनआरई जीए में उन्होंने उनको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया था 2014 से पहले। उसके बाद उन्होंने जब सत्ता में आया तो उन्होंने उसका बजट बढ़ा दिया। हाँ, काले धन के बारे में उन्होंने जो कहा था, वो काला धन पूरी तरह से व्हाइट होके हमारे सिस्टम में फिर से आ गया। तो कई सारी बातें हैं जो उन्होंने, जिस तरह की बातें, जीएसटी को उन्होंने अपोज किया था, जीएसटी उन्होंने खुद लाया, और वो भी इस फॉर्म में लाया कि वो जीएसटी है या फिर क्या है। बाय डेफिनेशन वो जीएसटी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे देश के लिए एक टैक्स है, तो उसके 4 अलग अलग स्लैब्स कैसे, इस तरह के सवाल भी बाद में पैदा हुए।
तो कई मामलों में वो उनका जो ढोंग है वो सामने आया है, सच जो है उसके पीछे का वो सामने आया है। इस मामले में भी आया है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ है। कई स्कीम्स में इस तरह की बातें उन्होंने कही और उसके एग्जैक्टली उल्टा उन्होंने किया है। तो ये इस तरह की बातें, जैसे करप्शन का मामला है, करप्शन के मामले में उन्होंने जो कहा है इतने सालों से, आज भी कह रहे हैं, और ये लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि आप इतने सारे करप्ट अपोजिशन के लोगों को आपने अपने पार्टी में ले लिया, उनको सिर्फ लिया ही नहीं, महाराष्ट्र में जिनके नाम से आपने इलेक्शन रैलियों में उनको क्रिटिसाइज किया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, 70,000 करोड़ का घपले का आपने आरोप लगाया, और उनको फिर सत्ता में लेकर आपने उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये मोदी जी सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मोदी जी को लगता है कि ये वो इसलिए कर सकते हैं कि वो इतने पॉपुलर है कि लोग ये सारी बातों को के ऊपर ध्यान ही नहीं देंगे, इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे। वो चाहे कुछ भी कर ले अपनी मनमानी, वो उनकी पॉपुलैरिटी बनी रहेगी। ये एक बात दिमाग में लेकर मोदी जी इस तरह की सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी करते हैं और म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेप्स भी उठाते हैं अपने गवर्नेंस। बिल्कुल। कोई किस तरीके से आपने पूरी बातचीत से आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार का जो कई मामलों में झूठ है वो एक बार पकड़ा गया है, एक बार फिर से। जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बोल रहे थे भुखमरी के बारे में, उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में, तो एक तरीके से ये जो राशन योजना है, मोदी जी पूरा देश इस समय कैसे चला रहे हैं, किस आधार पर चला रहे हैं, ये राशन योजना एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो ठीक तरीके से देश में नहीं हो रहा है। अब इसका खामियाजा वो भुगतेंगे 2024 में, ये भी तो कहना बहुत जल्दबाजी है। लेकिन हाँ, अभी जो 5 राज्यों में जो चुनाव है, सबसे पहला जो इसका टेस्ट होगा वो इन राज्यों के नतीजों से आएगा। कल पोलिंग भी है छत्तीसगढ़ और मिजोरम में। छत्तीसगढ़ में पहले फेज की पोलिंग है, तो देखना होगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। थैंक यू सो मच विवेक देशपांडे फॉर ज्वाइनिंग ऑन न्यूज नशा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज नशा पर। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।